हे गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मेरा नाम अंकुश श्रीवास्तव और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन ऑन सिंगल एंट्री। राइट, सो लेट अस बिगिन। सो गाइस, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कवर किया था टिल क्वेश्चन नंबर 16 और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। नाउ गाइस, इसके पहले जितना भी हमने सम्स किया था वो बेसिकली कंसेप्ट बिल्डिंग था। हम कंसेप्ट पे वर्कआउट कर रहे थे। ठीक है, कैपिटल की फिगर हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट की फिगर हम कैसे निकाल सकते हैं विदाउट हैविंग टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑलराइट, किस तरीके से अगर हमें बैलेंस शीट का फिगर दिया गया है, नेट प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं बैलेंस शीट से एंड देन वी कैन वर्क अप टुवर्ड्स फाइंडिंग द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इन केस अगर यदि ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमको निकालना है, बैलेंस शीट की पूरी आइटम दी गई है तो हम कैसे वर्कआउट करेंगे, इसके ऊपर भी हमने पिछले सम में हमने वर्किंग किया था ना। इसके बाद हम ये भी वर्किंग कर चुके हैं कि 3 साल या 4 साल का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट अगर हो तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट की फिगर दी गई है, उससे हम 3-4 साल का प्रॉफिट अगर निकालना चाहें तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ऑलराइट, डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर में क्या क्या एंट्री होती है, कौन कौन सी एंट्री नहीं होती है। ठीक है, इसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है ये हम जान गए। तो ओवरऑल आप देखोगे कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, सिंगल एंट्री में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में आपका जहां जहां पे क्रूशियल एस्पेक्ट है वो हमने अभी तक कवर किया है। ठीक है, तो अभी तक वी वर ओनली बिल्डिंग आवर कंसेप्ट। ओके, सो दैट कि लेटर ऑन जब हम सम्स करेंगे तो उसमें वो कंसेप्ट को हम यूटिलाइज कर पाए एफिशिएंटली, जिससे कि आने वाले सम्स हम क्वाइट इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, सो अब यहाँ से क्या है कि क्वेश्चंस की कम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है, इसके पहले क्लासेस में जितने भी क्वेश्चंस हमने बनाए थे उसकी कम्प्लेक्सिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट हाँ, नो हाउ हम डिफरेंट टेक्निक्स हम उसमें सीखे हैं। ठीक है, जो कि उस टेक्निक्स को हम अब आने वाले सम्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो we start with question number 17. Now this is the first part of the question. यहाँ पे आपको मिस्टर ए की बैलेंस शीट दी गई है ऑन 1 अप्रैल 2019. ओके, 1 अप्रैल 2019 यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दिया गया है, कैपिटल का फिगर दिया गया है, क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको अलग से दिया गया है। दिस इज बेसिकली द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फिक्स एसेट्स दी गई है, फिक्स एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक। तो ये आपको टोटल एक बैलेंस शीट आपको प्रोवाइड किया गया है। नाउ द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स द परचेज एंड सेल्स फॉर द ईयर एज अंडर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहां से हमको एक चीज जानने को मिल रहा है कि हमारा जो अकाउंट रिपोर्टिंग पीरियड है दैट इज अप्रैल टू मार्च। ठीक है, ये हमारा रिपोर्टिंग पीरियड है। ये गाइज नोट डाउन कर लीजिएगा। इन फ्यूचर में अब जब इन फ्यूचर में जो भी कैलकुलेशंस होगा वो बेस्ड होगा ऑन द अजम्पशन कि हमारा जो रिपोर्टिंग पीरियड है विच इज अप्रैल टू मार्च। ओके, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अप टू 28 फरवरी एंड मार्च। ठीक है, अब ऐसा ये टेबल में आपको सेल्स और परचेज और सेल्स की फिगर दी गई है अप टू 28 फरवरी एंड मार्च। मतलब दिस इज 11 months, दिस इज 11 months एंड दिस इज जस्ट 1 month। ठीक है, ओके। इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 1 lakh rupees in purchase of fixed asset which are to be depreciated at 10%। ठीक है, मैनेजमेंट आपको ये कहता है कि 10%, 1 लाख का हमने परचेज किया है फिक्स एसेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमारा 10% होगा। द टाइम लैग फॉर पेमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर एंड फॉर परचेज एंड रिसीट ऑफ सेल्स इज 1 month। नाउ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्रेडिटर्स
को हम पेमेंट करते हैं आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, और डेटर्स कलेक्शन जो हमारा है वो भी 1 मंथ है, कलेक्शन भी हमारा 1 मंथ है, ठीक है। क्रेडिटर्स को हम 1 महीना बाद पेमेंट करते हैं और डेटर्स का कलेक्शन जो है वो हमारा 1 महीना बाद होता है फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। द बिजनेस अर्न्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन टर्नओवर, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है टर्नओवर का 30%। सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन वर्क्स आउट टू 10% ऑफ टोटल टर्नओवर, ठीक है। Draw up the balance sheet for 31st March 2020 assuming that all trade creditors are creditors for purchase and all debtors are for sale and there is no item in the current asset and liability apart from stock, cash and bank balance, ठीक है। Now अब यहाँ पे आपको आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 28 फरवरी 11 मंथ्स और 1 मंथ क्यों दिया गया है, सो दैट कि ये आपका जो पार्ट है दैट हैज ऑलरेडी बीन पेड एंड रिकवर्ड, ये पार्ट आपका ड्यू है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया और ये हमारा डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ठीक। ये हमारा डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया 2 लाख रुपया और क्रेडिटर का बैलेंस हो गया 1,10,000 रुपया। अब इसके अलावा और क्या एंट्रीज हमें बैलेंस शीट में, और क्या क्या एंट्रीज हम यहां से क्वेश्चन से रीड आउट कर सकते हैं। देखिए फिक्स एसेट में 1 लाख रुपए का एडजस्टमेंट हुआ है और उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। स्टॉक अगेन वी हैव टू फिगर आउट, स्टॉक का फिगर नहीं दिया हुआ है। डेटर्स हमको मालूम चल गया, कैश एंड बैंक बैलेंस इसके लिए हमें अलग से वर्किंग करनी होगी, ठीक है। क्रेडिटर्स का बैलेंस भी हमें मालूम चल गया। तो ओवरऑल आप देखिएगा कि एक रफ स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। दिस इज सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 17, ओके। दिस इज सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 17 ना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो दिस इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑलराइट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमने फॉर्मेट बना लिया। एज ऑन यहाँ पे लिख सकते हो आप, एज ऑन 31st मार्च 2019, ओके, 31st मार्च 2019। नाउ ये तो हो गया आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमको बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019, ओके। तो हम बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ओके। सो ये हमारा सोल्यूशन का मेन पार्ट हो गया, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग और पीएल एंड बैलेंस शीट, ऑलराइट। अब यहां से हम शुरू करेंगे अपना वर्किंग। यहां से हम अपना वर्किंग शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें बनाना क्या है, सबसे पहले आप वर्किंग अगर देखोगे तो सबसे पहले हमें फिगर आउट करना है, हमारा जो वर्किंग है ये हमें फिगर आउट करना है कैश और बैंक बैलेंस, जो कि एक साथ है, ओके। सॉरी, ये हमारा नोट नंबर 1 हो गया, ओके।
दिस इज नोट नंबर 1. नाउ नोट 2 के लिए हम क्या बनाएंगे? नोट 2 के लिए डेटर्स का लेजर बनाएंगे. डेटर्स का लेजर बनाएंगे और क्रेडिटर्स का लेजर बनाएंगे. डेटर्स अकाउंट बनाएंगे. दिस इज नोट नंबर 2. और उसके बाद हम बनाएंगे क्रेडिटर्स का लेजर. क्रेडिटर्स का लेजर हम बनाएंगे. दिस इज नोट नंबर 3. ओके, 2 नोट हमने बना लिया है. दिस इज द थर्ड नोट. ठीक है. नाउ अब इसके बाद ओवरऑल हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे ओपनिंग एंट्रीज. ओके, सबसे पहले हम अपने वर्किंग में ओपनिंग एंट्रीज पोस्ट करेंगे. तो डेटर का है टू बैलेंस BD. दिस इज हाउ मच, दिस इज कमिंग अराउंड. बैलेंस BD जो है हमारा 1,50,000 है डेटर का. क्रेडिटर का कितना है? बाय बैलेंस BD. क्रेडिटर का बैलेंस है हमारा 1,40,000. ओके, नाउ क्लोजिंग बैलेंस भी हम साथ साथ पुट कर देते हैं सिंस हमें अवेलेबल है क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD. तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना है? डेटर का है 2 लाख रुपया, जो कि सम में ही हमने फिगर आउट कर लिया था. ठीक है. और क्रेडिटर्स का है टू बैलेंस CD 1,10,000. ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि आपको जब डेटर का बैलेंस मिल ही गया है तो क्रेडिटर का सॉरी डेटर्स और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बिल मिल ही गया है, तो आपको ये बनाने की ज़रूरत क्या है? ठीक है. बहुत से अब क्वेश्चंस जो हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इसको बनाने की रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, मैं क्यों बनाऊँ? ठीक है ना. तो इसका जो आंसर है वो आपको खुद ही मिल जाएगा. इसका जो आंसर है आप प्रोसीड करो, आपको खुद मिल जाएगा. उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है ना. तो फिलहाल के लिए आप बस खाली एंट्री पोस्ट करो एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाई इट इज नेसेसरी. ठीक है. इसकी ओपनिंग बैलेंस हम बैठा देते हैं बैलेंस BD. ठीक है, 3,50,000. ओके, एंड बैलेंस शीट में हमारा डेटर्स है. डेटर्स हम बैठा दिए 2 लाख रुपया और क्रेडिटर्स है हमारा 1,10,000 रुपया. ठीक है. सो फार सो गुड. हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक ही बैठा देते हैं. टू ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक हम बैठा देते हैं. तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना था? पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दिया गया है. तो ओपनिंग स्टॉक आपका होगा दैट इज कमिंग अराउंड हाउ मच? स्टॉक 3 लाख. ठीक है. सो दिस इज 3 lakhs. ओके. नाउ परचेज और सेल की फिगर आपको दी गई है. ठीक है. परचेज और सेल की फिगर आपको दी गई है. ड्राफ्ट द क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आप पढ़िएगा. ड्राफ्ट अ बैलेंस शीट एज ऑन 31st March assuming that creditors are all trade creditors for purchase and debtors are for sale. There is no other current asset or liabilities apart from stock and cash and bank balance. ठीक है. तो हमारा जो सेल और परचेज है वो हमें दिया गया है. तो हम सिंपली यहाँ पे टू सेल्स पुट करेंगे. सेल्स हमारा कितना है? 1 लाख. सेल्स है हमारा 19,20,000 और 2 लाख. सो सेल्स इज कमिंग अराउंड 21,20,000. ठीक है. 21,20,000 ये हमारा सेल्स है. ठीक है. और परचेज हमारा है कितना है? परचेज इज हाउ मच?
परचेज है हमारा 14,10,000 अप टिल फरवरी एंड मार्च का 1,10,000। सो हमारा परचेज हो गया 15,20,000। ओके, हम साइमल्टेनियसली यहाँ भी एंट्रीज को पुट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे होगा बाई सेल्स। सिंस और कोई एंट्री नहीं है तो हम सेल्स का यहाँ पे पुट करेंगे। दिस इज कमिंग अराउंड 21,20,000। ओके, एंड परचेज हमारा है 15,20,000। ओके, नाउ ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आप देखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया गया है 30% ऑन सेल्स, 30% ऑन सेल्स। तो सिंपली आपको 21,20,000 का 30% यहाँ फिगर आउट फाइंड आउट करना है। तो 21,20,000 का 30% आपका कितना हो रहा है? 6,36,000। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सेल्स आ गया, सब कुछ आ गया। तो आपका बचा क्या? यहाँ पे आपका आता है फॉर्मेट के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ये आपका हो गया बैलेंसिंग फिगर। तो आपको सिंपली टोटल करना है। आप यहाँ पे टोटल बाद में करना, पहले तो आप एंट्रीज को कैरी फॉरवर्ड कर दो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे हो गया CD ग्रॉस प्रॉफिट CD, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट BD। ठीक है, 6,36,000। ओके, ये आपने एंट्री कर ली। अभी आप जैसे ही मान लीजिए कि आपको समझ में आ गया कि ये हमारा फिगर है, तो आप इंस्टेंटली कैलकुलेट मत करना। अनटिल एंड अनलेस आप पूरा का पूरा फिगर्स आप पुट नहीं करते, तब तक आप बैलेंस शीट में आप कोई भी टोटलिंग शुरू मत कर देना। बिकॉज वंस आप जब बैलेंस करना शुरू कर देते हो, देन योर फोकस ऑटोमेटिकली गेट्स टूवर्ड्स माने वो फिनिशिंग टच है। आप अगर यदि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का फिगर निकाल कर बैलेंस शीट में पुट करना शुरू कर दोगे, तो फिर उसके बाद से क्या होगा कि आपका दिमाग जो है वो फोकस हो जाएगा कि कैसे अब आपका बैलेंस शीट का फिगर पूरा हो। फिर आप क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस को मिस कर सकते हो। सो इस बात का ध्यान रखना। ये एक हैबिट है, ये जनरली होता है स्टूडेंट्स में कि जैसे वो यहाँ पे देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक मेरा निकल गया, एक्साइटेड हो गए, वो तुरंत बैलेंस शीट की तरफ चल जाएंगे। यहाँ पे यहीं पर सिली मिस्टेक्स होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो पहले क्या है कि आपको फिगर समझ में आ गया कि यहाँ पे मेरे को फिगर आउट करना है, बट आप इसको वेट करो। जब तक आपका पूरा एंट्री पूरा नहीं होता, तब तक आप बैलेंसिंग मत करो। ठीक है, सो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सन्ड्री एक्सपेंसेस टू सन्ड्री एक्सपेंसेस ये कितना है? एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस है 10% ऑन सेल्स। 10% ऑन सेल्स ये आपका हो गया 10% है, तो आपका हो गया 2,12,000। ओके, 2,12,000 आ गया सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब नाउ नेक्स्ट आइटम है फिक्स एसेट का। ठीक है, फिक्स एसेट का। तो फिक्स एसेट मेरा कितना है? फिक्स एसेट मेरा कितना था? ओपनिंग था 4 लाख। ठीक है, ओपनिंग था 4 लाख। एडिशन हुआ है 1 लाख का। ओके, लेस डेप्रिसिएशन हुआ है। डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 5 लाख हो रहा है। 1 लाख और 4 लाख 5 लाख हो रहा है। डेप्रिसिएशन का रेट कितना था? 10%। तो हमारा डेप्रिसिएट होगा 50,000। ठीक है, तो दिस इज कमिंग अराउंड 4,50,000। ओके, यहाँ पे हमने पूरी पोस्टिंग कर ली है, बट यहाँ पे आप देखोगे कि आपका कैश और बैंक बैलेंस जो है, ये आपका अकाउंट ऐसा ही खड़ा है अभी, इसमें यहाँ पे आपने कुछ किया नहीं है अभी तक। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने फिक्स एसेट खरीदा था, तो फिक्स एसेट हम अकाउंट यहाँ पे कर लेंगे 1 लाख रुपया। ओके, फिक्स एसेट मैंने कर लिया। इसके बाद से ये तो हो गया कंप्लीट, फिक्स एसेट मैंने डाल दिया। सन्ड्री एक्सपेंसेस
सन्ड्री एक्सपेंसेस 2,12,000, ये भी मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों किया, बिकॉज बाई बैलेंस सीडी ये आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, बाई बैलेंस सीडी जो है ये आपको फिगर आउट करना है। आप देखो क्लोजिंग बैलेंस निकालने का कोई भी तरीका नहीं है बैंक का अपार्ट फ्रॉम दिस। टेक अ मिनट एंड थिंक। सुजीत गुप्ता। ठीक है, यहां पे आपका दिया नहीं हुआ है। दिस इज वाई हम नोट नंबर 2 और 3 बना रहे थे, सो दैट कि मेरा यहां से निकल सके बाय बैंक या टू बैंक कितना था। ठीक है, आपको सिंपली ये लेजर को बैलेंस करना है। ठीक है, बाय बैंक आपका कितना निकल रहा है, बाय बैंक आपका कितना निकल रहा है यहाँ पे 21,20,000 और 1.5 लाख रुपया। इसको आप ऐड करो, 22,70,000 रुपया। ओके, इसमें से 2 लाख रुपया आप माइनस करो तो आपका निकल रहा है 20,70,000 रुपया आपने रिसीव किया है डेटर से ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, आप इस ट्रैप में मत पड़ना कि 19,20,000 आपने रिसीव कर लिया है। ठीक है, इस ट्रैप में आप मत पड़ना कि 19,20,000 आपने रिसीव कर लिया है। ओके, 19,20,000 आपने रिसीव किया है तो आप यहाँ पे 19,20,000 रुपया अगर यदि आप पुट करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको वर्किंग करना है, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस भी तो था। ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस तो था कि ओपनिंग बैलेंस भी तो आपका ऐड होगा। सो आप बैंक में क्या लिखोगे, टू डेटर्स। ठीक है, 20,70,000 बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स भी सिमिलरली, दिस इज 60,000, 16,60,000। ठीक है, दिस इज कमिंग अराउंड 16,60,000 और उसमें से 16,60,000 में से 1,10,000 रुपये आप माइनस करोगे तो कितना हो रहा है, टू बैंक आपका आएगा 15,50,000। ठीक है, टू बैंक आपका आएगा 15,50,000। 15,50,000। ओके, ये आप फिगर पुट करोगे क्रेडिटर्स में 15,50,000। दिस इज नोट नंबर 2 एंड दिस इज नोट नंबर 3, नोट 3। ठीक है, यहाँ पे एक और है डेप्रिसिएशन, आप यहाँ पे बैठाए नहीं हो तो डेप्रिसिएशन आप यहाँ बैठा दो। नाउ यू स्टार्ट, अब आप टोटलिंग करना शुरू करो, और इनफैक्ट हम लोग टोटलिंग करना शुरू कर भी चुके हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कैश का बैलेंस बैठा देना है। ठीक है, कैश का बैलेंस बैठा देना। अब यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आपने क्यों आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स का लेजर बनाना पड़ा, बिकॉज क्रेडिटर्स और डेटर्स का आप जब लेजर बनाते हो तब वहां से आपको कितना कैश रिसीव हुआ और कितना कैश आपने पेमेंट किया ड्यूरिंग द ईयर, ये फिगर आपको पता चल गया। ठीक है, सो यहाँ का टोटल हो रहा है 24,20,000। ओके, यहाँ भी टोटल हो रहा है 24,20,000 और आप सिंपली इसको माइनस करो तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 5,58,000। ठीक है, 5,58,000 ये आपको मिल गया। अब आप यहाँ पे बैलेंस शीट में पुट करो, ये हो गया स्टॉक, ये हो गया कैश एंड बैंक। दिस इज 5,58,000। ओके, नाउ कैपिटल आपका दिया हुआ है, दिस इज फिक्स्ड मेथड ऑफ कैपिटल।
ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐड भी कर सकते हो। अब जैसे फिक्स मेथड ऑफ कैपिटल के हिसाब से आपका दिया गया है कैपिटल का फिगर 10 लाख रुपया, ठीक है। आपको ड्राइंग्स नहीं दिया गया है, ड्राइंग्स नहीं है, आपको बस खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग हो गया आपका 60,000, ठीक है, और आपको बस खाली ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का फिगर निकालेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का हमारा फिगर है, ये टोटल होगा 24,56,000, ठीक है, ये भी हुआ 24,56,000। यहाँ पे आपका आ गया 3,36,000, ओके। इसको आप पुट करोगे, स्टॉक का फिगर 3,36,000। नाउ बैलेंस शीट आइटम आर ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब बस खाली आपको प्रॉफिट बैठाना है। 6,36,000, 6,36,000 यहाँ भी होगा टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सीधी, ठीक है। इसमें से लेस करो तो नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है 3,74,000, ओके। सो 3,74,000 आप सिंपली यहाँ पे ऐड कर दो, 374 इसको ऐड कर दो तो आपका आएगा 4,34,000, है ना। 4,34,000 आपका बैलेंस आएगा। तो उसके बाद से आप यहाँ पे टोटल करो, 10 लाख प्लस 4,34,000 प्लस 1,10,000, दिस इज कमिंग अराउंड 15,44,000, ठीक है, 15,44,000। और यहाँ पे आप इसको टोटल करो, 4,50,000 प्लस 336 प्लस 2 लाख प्लस 5,58,000, दिस इज ऑल्सो कमिंग अराउंड 15,44,000 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। It took only say suppose it took only 15 odd minutes, ठीक है, बिकॉज मैं तो आपको एक्सप्लेन करते करते बढ़ रहा था। बट अगर यदि देखिए यही होता है कंसेप्ट, अगर यदि आपको क्लियर होगा तो आप देखोगे कि कितनी जल्दी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। सो दिस इज एन एडवांटेज। अगर यदि आपका कंसेप्ट तगड़ा है तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या आपको वर्किंग बनाना है। सिंगल एंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो आपको यही नहीं मालूम होता है कि आपको कौन कौन सा वर्किंग बनाना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि हाँ वो देखते हैं कि अरे कैश एंड बैंक नहीं दिया हुआ तो चलो कैश एंड बैंक बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से लेकिन लिटरली सम में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आपको अलग से लेजर बनाना पड़े। सो आप क्या करते हो, कैश और बैंक तो बनाते हो, लेकिन जब कैश और बैंक की तरफ आप बढ़ते हो तब आपको दिखता है कि अरे मैंने तो डेटर्स और क्रेडिटर्स का कितना कलेक्शन हो रहा है वो तो मेरे को मिला ही नहीं। फिर अब उसके बाद डेटर्स और क्रेडिटर्स बनाना शुरू करते हो और उस समय क्या होता है, यहीं पे आपका टाइम शॉर्ट पड़ता है, ठीक है। तो कंसेप्ट पे हम क्यों वर्क कर रहे थे, कंसेप्ट पे हम वर्क कर रहे थे सो दैट कि क्वेश्चन पढ़ के मेरे को समझ में आ जाए कि मेरे को वर्किंग किस तरीके से करना है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं, आप सोचोगे कि हाँ चलो ये तो सिंपल सा है, मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देता हूँ, जो है क्वेश्चन में पैटर्न में बैठाना शुरू कर देता हूँ, तो वहां पे क्या है कि आपका टाइम जो है वो डबल लग जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ो, इससे क्या होता है कि आपको ओवरऑल पिक्चर पता चलता है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में बस खाली एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, ऑन सेल्स और परचेज का रिलेशन बता रहा है, डेटर्स और क्रेडिटर्स का भी आपका पोजीशन बता रहा है, प्लस एक्सपेंसेस क्या है, डेप्रिसिएशन कितना का होना है, बस ये सिंपल सा बना रहा है। बट क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ गया कि अरे आपका डेटर्स का बैलेंस तो दे दिया गया है, 1 महीना का परचेज, 1 महीना का सेल, क्रेडिटर्स का बैलेंस भी दे दिया गया है, 1 महीना का परचेज, तो डेटर्स क्रेडिटर्स तो आ गया मेरे पास, फिक्स एसेट ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे तो आ गया मेरे पास, बचा क्या, कैश एंड बैंक बैलेंस। अब कैश एंड बैंक बैलेंस का क्लोजिंग कहीं नहीं दिया हुआ है, ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी तो होगा ही, लेकिन ओपनिंग आपका क्लोजिंग दिया गया नहीं है, तो आप उसको किस तरीके से करोगे, आप इसके लिए वर्किंग बनाओगे। दिस इज, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो नोट नंबर 1, ठीक है। एग्जामिनर इसको देखेगा, फिर उसके बाद स्ट्रेट अवे आपका वर्किंग देखेगा।
आपने यहाँ एसेट की एंट्री की है, एक्सपेंसेस की एंट्री की है, क्रेडिटर्स का पेमेंट का एंट्री किया है, डेटर्स का रिसीट अकाउंट फॉर किया है, और यहाँ पे आपने नोट नंबर भी मेंशन कर दिया है। वो फर्दर आएगा देखेगा कि नोट में आपने क्या किया है। तो नोट में तो ओपनिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट में ही दिया गया है क्वेश्चन में। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो सम में ही आपको मेंशन किया हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको मेंशन कर दिया गया है काफी टैक्टफुली, कि अगर यदि आप थोड़ा सा भी केयरलेस हो गए ना तो आपको ये फिगर नहीं मिलेगा। और उसके बाद से तो खाली आपको यहाँ पे सेल का फिगर दे दिया गया है। देखिए एग्जाम, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे जनरली क्या होता है, डेटर से हमको सेल का वैल्यू निकालना होता है और क्रेडिटर से हमको परचेज का वैल्यू निकालना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा टैक्टफुली आपके सामने आता है, और यहाँ पे सेल्स और परचेज उन्होंने पहले डिस्क्लोज कर दिया। ठीक है, अगर यदि मैं आपको बोलता कि आप क्वेश्चन पढ़ के खुद से अब ये करो, तो आपका देखना वर्किंग जो है वो एंड की तरफ में थोड़ा सा ना जम्बल्ड अप हो जाएगा, बिकॉज वहां पे आप सोचने लगोगे कि यार इसके बाद मैं क्या करूं। ठीक है, तो ये दिस हैज नथिंग टू डू विथ योर नो हाउ, दिस इज ओनली यू हैव टू बी पेशेंट, थिंक लॉजिकल। आपको मालूम है सिंगल एंट्री, अगर आपने अभी तक मेरे साथ अगर यदि लास्ट 17 क्वेश्चंस आप अगर मेरे साथ है, तो आप ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि सिंगल एंट्री आपको आता है। ठीक है, बस वो होता नहीं है कि एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस आप गैदर करते हो कि क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आना है कि आपको वर्किंग किस तरीके से बनानी है। ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन दिस नाउ। प्रेजेंटेशन का पार्ट था वो हमने कर लिया, कंसेप्ट का पार्ट था वो हमने कर लिया। आप चाहो तो इसके बाद से आप हाई लेवल के सम्स अपने से बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको कंसेप्ट मिल चुका है। अब इसके बाद से जितना भी क्वेश्चंस है ना, ये सब क्वेश्चन जो है वो पास्ट पेपर में आप देखोगे कि 15 साल 20 साल पुराना जो पास्ट पेपर जो क्वेश्चंस आया हुआ है, ये पूरा उसका पूरा कलेक्शन है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है, कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने आपका जो क्वेश्चन बैंक है वहां से मैंने रेफरेंस लिया है। तो आप देखोगे कि जितना भी आप अगर यदि क्वेश्चन आप देखोगे, आप पास्ट पेपर सॉल्व करो, आरटीपी सॉल्व करो, कुछ भी करो। ठीक है, जहां पे सिंगल एंट्री का सवाल है, आपका कंसेप्ट यहां तक जिस तरीके से आया है, इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। Alright, so this is question number 18. ठीक है, Gopal carried business as a retail merchant. He has not maintained regular books of accounts. However, he has maintained 10,000 rupees cash and deposited balance on into bank account. मतलब ये अपना जो कैश का लेवल है वो हमेशा 10,000 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 10,000 रहता है। यहाँ पे आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिया गया है। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, he sold his goods at a profit of 25% on sales. तो जीपी जो है वो मेरा 25% ऑन सेल्स है। ठीक है, यहाँ पे आपका ओपनिंग दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग कैश में यहाँ पे दिया हुआ है 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में कॉन्ट्रारी कर रहा है दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, दूसरा है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैश एंड बैंक, कैश एट बैंक। ये क्रेडिट बैलेंस का मतलब हो गया ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये हो गया ओवरड्राफ्ट, ये जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड पे। याद है फर्स्ट क्लास में मैंने कहा था कि कुछ कुछ एसेट होते हैं जिसकी वैल्यू अगर क्रेडिट हो जाती है या नेगेटिव हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली लाइबिलिटी साइड में चला जाता है। ठीक है, बैंक उनमें से एक है। अगर पॉजिटिव है, डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल आपका एसेट है। लेकिन क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब है ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, आपके पास बैलेंस नहीं था, बैंक आपको कभी कभी ओवरड्राफ्ट लिमिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जहां पे आप विड्रॉ कर सकते हो टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, तो ये बैंक का क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब ये हो गया कि अब बैंक जो है वो आपको बैंक को देना होगा। ठीक है ना, दिस इज योर लाइबिलिटी।
डेटर्स का वैल्यू दिया हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया है, ओपनिंग दे दिया गया है। अब पासबुक, बैंक पासबुक का ट्रांजैक्शन, क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ है 7 लाख रुपीज, बिजनेस एक्सपेंसेस है 1,20,000, डेटर से रिसीव हुआ है 7,50,000, लोन फ्रॉम सुजीत दिस इज 1 लाख, ओके, दिस इज 1 लाख टेकन ऑन 1 अक्टूबर एट 10% पर एनम। 1 अक्टूबर को लिया गया है 10% और पर एनम के हिसाब से, ठीक है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज 1 लाख, ओके। He informed that he has paid creditor for goods rupees 20,000 in cash, salary 40,000 in cash, and drawn 80,000 rupees for personal purpose in cash. यहाँ पे फर्दर बोलता है कि गोपाल ने कोई कैश इंट्रोड्यूस नहीं किया था, सरप्लस ऑफ कैश जो भी है वो टेकन एज कैश सेल्स, ओके। प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ ईयर एंडिंग 31 मार्च। तो यहाँ पे मेरा रिपोर्टिंग पीरियड क्या हो गया, अप्रैल टू मार्च, ठीक है। अगर जनवरी से दिसंबर होता तो यहाँ पे मेरा जो इंटरेस्ट आप देख रहे हो, जनवरी से दिसंबर होता तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाता, इंटरेस्ट का फिगर अलग हो जाता। जो लोन लिया है इन्होंने तो इंटरेस्ट का फिगर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी एक्सप्लिसिटली कह दिया गया है कि आपका जो क्वेश्चन बोल सकते हो कि आपका ईयर एंडिंग जो अकाउंटिंग रिपोर्टिंग पीरियड है दैट इज हाउ मच, दैट इज अप्रैल टू मार्च। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको उसी हिसाब से करना होगा, ठीक है। उसके बाद सरप्लस ऑफ कैश हैज टू बी टेकन एज कैश सेल्स। नाउ ये बहुत बार क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं दिया रहता, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि जो सरप्लस कैश है वो आप ट्रीट कर सकते हो एज अ कैश सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पैटर्न कुछ एज सच डिसाइड नहीं किया है कि कितना परसेंट क्रेडिट है कितना परसेंट कैश है, बट ओवरऑल इन्होंने ये कह दिया है कि अगर कैश का सरप्लस है तो ये मान लिया जाता है कि आपने कैश सेल्स किया होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत बार ये टर्म नहीं दिया जाता, बस वो ये यहाँ पे लिख देते हैं कि इन्होंने कोई कैश जो है वो एडिशनल कैपिटल वो नहीं किया है। तो आपको मान लेना होगा कि जो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है कैश है वो पक्का आपका सेल्स के थ्रू होगा, ठीक है। बट सिंस आपको आपके ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है, ओके। सो अब हम चलते हैं वर्किंग की ओर। तो मेरे को बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट के लिए सबसे दिस इज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 18, ओके, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 18। नाउ यहाँ बैलेंस शीट में आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड स्टेटमेंट ऑफ पूरा का पूरा ही हो गया, ये आपको बनाना है। ये आपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया। अब इसके बाद से नेक्स्ट हो गया बैलेंस शीट, ठीक है। ये आपका बैलेंस शीट हो गया। ऑलराइट, अब हम आते हैं वर्किंग नोट्स की तरफ। वर्किंग नोट्स, ठीक है। वर्किंग नोट्स के लिए सबसे पहले तो हमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन की तरफ आप अगर यदि एक बार वापस से अपना फोकस डालेंगे, आई होप कि आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप थोड़ा सा रिवाइंड बैकवर्ड जाकर आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। मैं आपको बताना भूल गया था कि आपको जैसे मैं कि आपको रेगुलरली बता रहा हूँ ईच एंड एवरी क्वेश्चन में कि काइंडली क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद से वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो अगर यदि आप देखोगे कि एसेट एंड लायबिलिटीज तो ओपनिंग का दिया हुआ है, बट यहाँ पे आपको प्लेन लुक में आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल की फिगर आपको नहीं दी गई है जिसको आपको फिगर आउट करना है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल
1 अप्रैल आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट। ये हो गया आपका नोट नंबर 1, ओके। ये हो गया बैलेंस शीट आपका नोट नंबर 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ आप क्वेश्चन आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दी गई है, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड आपको सेल और परचेज का फिगर नहीं दिया गया है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सेल और परचेज दोनों दिया गया था, इस क्वेश्चन में आपको सेल और परचेज नहीं दिया गया है। तो जब आपको सेल और परचेज नहीं दिया जाता है तब आप डेटर्स और क्रेडिटर्स के लेजर को क्रिएट करते हो, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई नोट नंबर 2, नोट 2। डेटर्स का लेजर बनाओगे, एंड देन क्रेडिटर्स का लेजर, दिस इज नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, ठीक है। डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, एंड नाउ इसके बाद आपको ऑब्वियस से बात है कि अगर ये डेटर्स का लेजर बना रहे हो, क्रेडिटर्स का लेजर बना रहे हो, तो यहां पे आप देखोगे कैश अकाउंट, सिंस कैश सेल्स की फिगर आपको नहीं दी गई है इसीलिए आपको कैश अकाउंट बनाना जरूरी है। सॉरी, ये नोट नंबर 4 होगा ना, ठीक है। कैश की फिगर आपको नहीं दी गई है इसीलिए आपको कैश अकाउंट बनाना है, और क्रॉस चेक करने के लिए आप बैंक अकाउंट भी बना सकते हो, ठीक है। नोट नंबर 5, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि आपको ये अकाउंट मतलब कैश की जरूरत होती है बट बैंक अकाउंट बनाने की अलग से जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बट सिंस आप एंट्री की पोस्टिंग कर रहे हो ना, तो कंट्रोल के लिए कि आपका फिगर किस तरीके से जा रहा है ताकि आप एब्सोल्यूट हो सकता है कि बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं हो, बट फिर भी आप एक बार बना के रखो, आप हर तरफ से पॉसिबिलिटी कवर कर लो। अगर मान लीजिए कि कुछ आपको बैंक से आपको अगर यदि कुछ फिगर निकालना है, ठीक है। कैश में तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि कैश सेल्स हो सकता है, ठीक है। बट बैंक के केस में बैंक का ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, बट फिर भी आप अपने वर्किंग को क्रॉस चेक करने के लिए आप बैंक का लेजर बना सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपना वर्किंग। सबसे पहले तो हमें निकालना था ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हमें निकालना था, तो ओपनिंग बैलेंस में सबसे पहले हमारे पास क्या है, एसेट एंड लायबिलिटीज में कैश इन हैंड। तो कैश है हमारे पास, कैश इन हैंड 10,000 10,000 दोनों तरफ दिया गया है, ओपनिंग भी दिया गया है, क्लोजिंग भी दिया गया है। कैश इन हैंड एक बार में ही बैठा लीजिए। देखिए जो फिगर्स आपके सामने रेडिली अवेलेबल है ना, उसको आप एक बार में बैठाना शुरू कर दीजिए। टू बैलेंस BD 10,000, बाय बैलेंस CD 10,000, ओके। ये हमने कैश बैठा लिया। अब इसके बाद है, कैश के बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स या फिर नॉर्मल क्रेडिटर्स ही आप लिख दीजिए 40,000, एंड क्लोजिंग फिगर है 90,000, ओके। ओके 90,000 आपने बैठा लिया। सिमिलरली आप यहाँ बैलेंस भी बैठा दीजिए, बाय बैलेंस BD 40,000, टू बैलेंस CD 90,000,
ओके, आपने क्रेडिटर्स बैठा लिया। अब इसके बाद है कैश एट बैंक। ओके, कैश एट बैंक। तो कैश एंड बैंक फर्स्ट ईयर में हमारा क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट था बेसिकली। ठीक है, तो अब हम यहां लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कितना था, दिस इज कमिंग अराउंड, बैंक ओवरड्राफ्ट इज कमिंग अराउंड हाउ मच, 50,000। और क्लोजिंग बैलेंस था कैश एट बैंक कैश एट बैंक मेरा एसेट हो गया एट द एंड ऑफ द ईयर 80,000। हम चलेंगे नोट नंबर 5 की तरफ। ठीक है, नाउ क्रेडिट बैलेंस था तो बाई बैलेंस बीडी होगा, सो दिस इज 50,000। ओके, और क्लोजिंग बैलेंस भी जो है वो डेबिट बैलेंस हो गया, तो बाय बैलेंस सीडी हो गया। तो दोनों तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग सेम तरफ हो गया, बिकॉज ओपनिंग क्रेडिट था, क्लोजिंग डेबिट है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 80,000। स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं कि इसको इस साइड बैठा देते हैं, डेबिट साइड बैठा देते हैं, तो ये आपके लिए डिजास्टर्स हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा बहुत बड़ा। बिकॉज आप बैलेंस देखिए, ये बाई बैलेंस बीडी आपको मालूम होगा, बाई बैलेंस बीडी डिनोट करता है क्रेडिट बैलेंस, और बाई बैलेंस सीडी डिनोट करता है डेबिट बैलेंस। ये बीडी और सीडी जो है, ब्रॉट डाउन और कैश डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोटेशन है, इसके बेसिस में पता चलता है कि वेदर इट इज एन ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द सम, मैंने कैश बैठा लिया। अब इसके बाद है हमारा डेटर्स। डेटर्स हमारा ओपनिंग है 1 लाख, 1 लाख हमारा ओपनिंग है, और क्लोजिंग डेटर्स हमें दिया गया है 3,50,000। सो डेटर्स है 3,50,000। उसके अलावा तो और कोई एसेट मेरे ख्याल से नहीं है। हाँ, स्टॉक है ना, स्टॉक है, तो स्टॉक का क्लोजिंग फिगर हमको नहीं मालूम है। डेटर्स का फिगर यहाँ बैठा देते हैं, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। टू बैलेंस बीडी इज 1 लाख, बाय बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी दिस इज 3,50,000। ओके, डेटर्स हमने बैठा लिया, अब इसके बाद से स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस शीट में हम स्टॉक बैठाते हैं। स्टॉक है हमारा ओपनिंग 2,80,000, और ये क्लोजिंग हमें नहीं दिया गया है, तो ये यहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग का पार्ट है, टू ओपनिंग स्टॉक 2,80,000। ओके, सो ओवरऑल हमने पूरा का पूरा जो है एंट्री तो हमने पोस्ट कर लिया है, जो कि इंफॉर्मेशन हमें मिला था। अब यहाँ पे हम एडजस्टमेंट में आते हैं, एडजस्टमेंट पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है पेमेंट टू क्रेडिटर्स 7 लाख रुपीज। ये पासबुक का एंट्री है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 7 लाख रुपीज। तो क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया है, तो बाई क्रेडिटर्स अकाउंट दिस इज 7 लाख, दिस इज 7 लाख। सिमिलरली आप इसको पोस्ट करोगे क्रेडिटर्स के लेजर में टू बैंक 7 लाख रुपीज। ओके, क्रेडिटर्स का फिगर आपने 7 लाख रुपीज यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। इसके बाद है लोन फ्रॉम पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस 1,20,000, पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस। तो बाय बिजनेस एक्सपेंसेस कितना है, 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया।
ये आपका बिजनेस एक्सपेंस है। और सिमिलरली आप पीएल में जाओगे टू बिजनेस एक्सपेंसेस, 1,20,000। ओके। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 7,50,000, डेटर से हमने रिसीव किया है 7,50,000, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक 7,50,000 और यहाँ आ जाएगा टू डेटर्स 7,50,000। ओके। अब हमने लोन ले रखा है 1,00,000 रुपया, ठीक है, टू लोन अकाउंट, लोन हमने लिया है 1,00,000 रुपया का। ओके, तो ये हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज इट इज़ बैठा देंगे लोन 1,00,000 रुपया। ओके, लोन हमने बैठा दिया, लोन की एंट्री हमने कर दी है। इसके बाद है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 1,00,000 रुपीज़, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 1,00,000 रुपीज़ बाय बैंक अकाउंट 1,00,000 रुपया, और कैश टू कैश 1,00,000 रुपया। ओके, क्वाइट क्लियर है। इसके बाद हम कैश की तरफ चलते हैं। बैंक की एंट्रीज हमने कर ली है, कैश की तरफ चलते हैं। नाउ इट इज इन्फॉर्म दैट क्रेडिटर्स फॉर गुड्स ₹20,000 पेड इन कैश, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा बाय क्रेडिटर्स, क्योंकि आपने क्रेडिटर्स की वैल्यू को, कुछ क्रेडिटर्स को आपने कैश में भी पेमेंट कर रखा है, तो यहाँ पे टू कैश आएगा 20,000, ठीक है। ऑलराइट, ये हो गया। उसके बाद है सैलरीज 40,000 बाय सैलरीज 40,000, टू सैलरी 40,000, ठीक है। नाउ ही हैज विथड्रॉन 80,000 इन कैश, ठीक है, 80,000 इन कैश। तो यहाँ पे मैं करूँगा बाय कैपिटल 80,000, राइट। यहाँ से मेरा निकलेगा कैपिटल। मैं इसको क्या करता हूँ, आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो, कैपिटल इस तरीके से कर सकते हो, कैपिटल, ठीक है ना, ओपनिंग, यहाँ पे ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप अलग से अकाउंट बनाकर भी कर सकते हो, जैसा आपको लगता है। बट मेरे को लगता है कि अभी आपको और अलग से अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप अगर यदि करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप मैं दोनों तरफ से भी कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको एक कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन में आपको बना भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इस फिलहाल के लिए तो यहाँ पे ओपनिंग, ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग से आप यहाँ पे कर सकते हो। कैपिटल के लिए आपको अलग से एक अकाउंट बनाना होगा, which would be something like capital account। बना रहे हो तो टू कैश, ठीक है, 80,000। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और आप यहाँ भी इस तरीके से लिख सकते हो। बैलेंस शीट में ड्राइंग्स आपकी कितनी है, 80,000 रुपीज़ है, तो आप यहाँ 80,000 लिख सकते हो, राइट। सो ओवरऑल हमने सारा का सारा जो पोस्टिंग है, वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन है, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हमको सिंपली टोटलिंग करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट से निकालेंगे फिगर। दिस इज कमिंग अराउंड 3,90,000, ठीक है। 3,90,000 यहाँ भी आएगा 3,90,000, और यहाँ से एक और चीज़ होगा, एक चीज़ हमने मिस कर दिया। लोन है 10%, ठीक है ना, 10% पर एनम। यहाँ पे होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। लोन 10% के हिसाब से है, ठीक है, और 6 महीना के लिए लोन है। अब अक्टूबर से लेकर मार्च तक आप कैलकुलेट करोगे तो 6 महीना के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका कितना हो गया? इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली आपका हो गया 5,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ। 1,00,000 के ऊपर में 10% मल्टीप्लाइड बाई 6/12, ठीक है। तो ये आपका 5,000 रुपीज़ ये हो इंटरेस्ट हो गया। इसको आप पीएल में डाल दो, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 रुपीज़, ठीक है। हमने डाल दिया यहाँ पे। नाउ अब हम यहाँ टोटलिंग करेंगे और हमारा कैपिटल आएगा, बैलेंसिंग फिगर हाउ मच, हमारा कैपिटल यहाँ पे आएगा 3,00,000 रुपया, ओके। सो हम कैपिटल यहाँ बैठाएंगे, ओपनिंग कैपिटल 3,00,000 रुपया। आप यहाँ पे चाहो तो आप वर्किंग कर सकते हो, वर्किंग में भी बैठा सकते हो। ओपनिंग कैपिटल 3,00,000 रुपया, ओके। इसके बाद से आप बैंक की टोटलिंग कर लो। मेरे ख्याल से बैंक में अलग से कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज बैंक इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। दिस इज कमिंग अराउंड 9,50,000, और यहाँ भी 7,50,000, 870 और 80,000, ठीक है। 9,50,000, यस। तो देखिए बैंक में अलग से एडजस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं था, बट आपने इसको बना के रखा सो दैट कि आपका जो कंट्रोल है, ये जैसे लोन हो गया, लोन पे आपका कंट्रोल है कि लोन आपने पोस्टिंग किया है। डेटर्स के ऊपर कंट्रोल आया, क्रेडिटर्स के ऊपर में आपका कंट्रोल आया, कैश से आपका ये आया, तो ये आपका कंट्रोल आया कि दिस इज बेसिकली इट्स अ नेचर ऑफ अ कंट्रोल। ये अलग से आपको कोई ये नहीं करता, मतलब बैलेंसेस को फिगर आउट करने में हेल्प नहीं करता, बट ओवरऑल ये आपका वर्किंग जो है वो वर्किंग के साथ में कंट्रोल में रखता है, ठीक है। सो हमने ये बैलेंस कर दिया। अब हमें बैलेंस करना है कैश, ठीक है। हम लोग बैलेंस करेंगे कैश, एंड कैश इस टोटल आ रहा है 2,40,10 2,50,000 रुपया। दिस इज 2,50,000, ठीक है। यहाँ पे आ गया टू सेल्स, ये हो गया आपका सेल्स, कैश सेल्स। कैश सेल्स आपका कितना हो गया? 2,40,000 रुपये, ओके। यू फिगर आउट द कैश। अब इसके बाद आपको डेटर्स की बैलेंसिंग करनी है। यहाँ से आपका निकलेगा क्रेडिट सेल्स। तो डेटर्स आपका वैल्यू हो गया, डेटर्स का आपका वैल्यू हो गया 11,00,000 रुपया। यहाँ पे हो गया टोटल 11,00,000 रुपया। तो सिंपल है, टोटल आप यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपका आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। गाइज कभी भी आप टोटल करना और कोई भी बैलेंसिंग फिगर हो तो उसके अंडर ये मेंशन कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेल्स आ गया, क्रेडिट सेल्स आ गया, सेल्स अकाउंट भी बोल सकते हो, सेल्स आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर एंड दिस इज कमिंग अराउंड 10,00,000, राइट गाइस। क्रेडिट सेल हो गया आपका 10,00,000 रुपीज़। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा स्पेस की शॉर्टेज है। क्रेडिटर्स का आपका टोटल हो रहा है 8,10,000। मैं यहाँ पे छोटा करके कोशिश करता हूँ, 8,10,000, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज़ टोटल कमिंग आउट टू बी 8,10,000। तो हमारा परचेज कितना हो गया? परचेज हो गया, ये भी हमारा बैलेंसिंग फिगर है, परचेज हो गया आपका 7,70,000, राइट। तो 770 भी आपका हो गया। अब आपको सेल बैठाना है, बाई सेल्स, ठीक है।
बाई सेल्स। क्रेडिट सेल था हमारा 10 लाख और कैश सेल्स था 2,40,000, तो आपका टोटल सेल हो गया 12,40,000। ओके, परचेज आप बैठाओगे, टू परचेज 7,70,000। ओके, टू जीपी ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ना ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, सेल्स क्यों हम 25% ऑफ सेल्स पकड़ के चलते थे, ठीक है। हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो 25% ऑन सेल्स है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 12,40,000 के ऊपर 25%, दिस इज कमिंग अराउंड 3,10,000, ठीक है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना हो रहा है, आप इसको टोटल करो, 310,770 प्लस 280, दिस इज कमिंग अराउंड 13,60,000। ओके, 13,60,000, राइट। इसमें से आप 12,40,000 रुपये माइनस कर दो तो आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल रहा है 1,20,000, एंड देन यू गो हेड एंड पुट इट इन 1,20,000 बैलेंस शीट में आप डाल दो, ठीक है। ट्रेडिंग खत्म। अब आते हैं पीएल की तरफ, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, दिस इज कमिंग अराउंड 3,10,000। ओके, सैलरी है, हमने इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है, सैलरी प्रोवाइड किया है, एंड बिजनेस एक्सपेंस हमने प्रोवाइड किया है, तो इसकी सिंपली हम टोटलिंग करेंगे। दिस इज 3,10,000 एंड दिस इज ऑल्सो 3,10,000। ओके, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। हमारा नेट प्रॉफिट, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, यहाँ भी हमने लिखना है बैलेंसिंग फिगर। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, नेट प्रॉफिट आएगा 1,45,000, ठीक है। 1,45,000 हमारा नेट प्रॉफिट है, और आप यहाँ पे 1,45,000 लिख दो, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 3 लाख प्लस 1,45,000 माइनस 80,000, तो आपका कैपिटल आ जाएगा 3,65,000, सॉरी, ठीक है, 3,65,000, ठीक है। आपको और भी अगर यदि क्लियर वर्किंग करना है तो आप यहाँ भी कर सकते हो, बाय नेट प्रॉफिट, बाय पीएल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,45,000, ठीक है। अब आप इसकी टोटलिंग करो सिंपली, तो कैपिटल अकाउंट में आपका क्या आ रहा है, 3 लाख प्लस 1 लाख, दिस इज 4,45,000, ठीक है। टू बैलेंस सीडी, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, उसमें से आप 80,000 माइनस कर दो, 4,45,000 में से 80,000 माइनस कर दो, तो आपका आएगा 3,65,000, ठीक है। क्लियर है। तो अब आप फाइनली आप बैलेंस शीट की टोटल करो और आपका आंसर निकल जाएगा। दिस इज ओपनिंग ना, तो यहाँ पे आपका टोटल कितना आ रहा है, 3,64,65 90 प्लस 5, दिस इज 5,60,000, ठीक है। यहाँ भी आएगा 1,20,000, 3,50,000, 80,000 और 10,000, तो यहाँ भी आएगा 5,60,000 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये थोड़ा सा शॉर्ट था, इसकी वर्किंग थोड़ी एक्सटेंसिव थी, 4-5 नोट आपको बनाना पड़ा, इसकी वर्किंग थोड़ी सी एक्सटेंसिव थी, बट ओवरऑल ये क्वेश्चन जो था वो काफ़ी हद तक शॉर्ट था, ठीक है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। आई गेस कि आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आपका किस तरीके से फिगर मूव कर रहा है, किस तरीके से हम आगे बढ़े। सबसे पहले हमने वर्किंग बनाया, उसके बाद से फिर हमने बैंक की पोस्टिंग की, कैश की पोस्टिंग की, हम बैंक अकाउंट बनाए थे ताकि हमारा प्रॉपर कंट्रोल रहे, ठीक है। बैंक अकाउंट बनाते हैं ताकि प्रॉपर कंट्रोल हमारा रहे,
ओके, आप नहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये आपको लगता है कि इसमें आपका टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल जाता है, टाइम थोड़ा सा आपका एक कंज्यूम हो रहा है एक्स्ट्रा, तो आप इसको नहीं भी बना सकते हो। बट आप अगर इसको बनाते हो तो ओवरऑल आप देखोगे कि कितनी स्विफ्टली हमने एंट्रीज को पास ऑन किया। ठीक है, आपको बस खाली पढ़ना है और पुट करना है। फॉर्मेट आप हमेशा ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 16 में भी मैंने कहा था, क्वेश्चन नंबर 17 में भी मैंने कहा था, 18 में भी कह रहा हूँ, सिंगल एंट्री में फॉर्मेट, सिंगल एंट्री वन ऑफ दोज चैप्टर है जहां फॉर्मेट इज एवरीथिंग। आपको फॉर्मेट याद रखना होगा कि कौन सा आइटम कहाँ पे बैठता है, किसकी बैलेंस किस तरीके से होती है, आपको ये एकदम याद रहना चाहिए। ठीक है, कि सो दैट कि क्वेश्चन जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ना जब शुरू करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली बैक ऑफ द माइंड आपका जो फॉर्मेट है वो रेडी होते रहता है, उसको बस खाली आपको पिक्चराइज करना होता है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको लॉजिकली सोचो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को बोला गया है, ऑब्वियस सा बात है। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट निकालना है, क्वाइट ऑब्वियस है कि आपको टेबल दे दिया है, एसेट एंड लायबिलिटीज दे दिया है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, कैपिटल की फिगर नहीं दी है तो ओपनिंग बैलेंस शीट को टोटल करेंगे तो आप बैलेंस करोगे तो आपका कैपिटल निकल जाएगा। इसके बाद से सब सेल और परचेज की फिगर नहीं दी गई है तो डेटर्स और क्रेडिटर्स आपको बनाना है। ठीक है, कैश सेल्स आपको निकालना है, कैश सेल्स की फिगर आपको नहीं है तो उसके लिए आपको कैश अकाउंट बनाना है। तो एवरी वर्किंग हैज इट ओन पर्पस। बैंक मैंने बनाया था बस इसीलिए सो दैट कि आप जो है इसके साथ फेमिलियर हो जाओ, बिकॉज कल के डेट में आपको कोई क्वेश्चन मिल सकता है जहां बैंक में भी कोई एडजस्टमेंट हो जो कि आपको पता ही ना हो। ठीक है, अगर मान लो कि यहां पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि प्रोप्राइटर ने कोई भी इंट्रोडक्शन कैश में नहीं किया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोप्राइटर ने बैंक में कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया। हो सकता है कि बैंक में इंट्रोडक्शन हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर कैश में इंट्रोड्यूस नहीं किया तो बैंक में इंट्रोड्यूस नहीं, कैश में इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो बैंक में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होगा, बैंक में भी हो सकता है। सो बेटर टू बी ऑन अ सेफ साइड। जस्ट ये छोटा सा एक अलग सा एक नोट है, लेजर है, अगर आप इसको बना सकते हो आप कभी भी एक और चीज मैं बता रहा हूँ, सिंस यहाँ पे तो थोड़ा सा स्पेस की कंस्टेंट है, नहीं तो आप जितने भी वर्किंग बनाते हो ना, वर्किंग आप सब टी फॉर्म में बनाना। ये टी फॉर्म, दिस इज कॉल्ड टी फॉर्म अकाउंट्स। ठीक है ना, यहाँ पे वो आप पर्टिकुलर्स, अमाउंट और ये सब नहीं लिखते, वो आप क्वेश्चन का मेन पार्ट में बनाना। ठीक है, आपको मालूम होगा कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था कि फॉर्मेट एक्चुअली कैसा होता है। ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ना, ये बैलेंस शीट आपका मेन पार्ट है। यहाँ पे आप पूरा बढ़िया से लिखोगे, ठीक है, क्लियरली आप लिखोगे लाइबिलिटीज का पार्ट क्या है, दिस इज लाइबिलिटीज, दिस इज लाइबिलिटीज। ठीक है, दिस इज अमाउंट कॉलम, दिस इज एसेट, दिस इज अमाउंट कॉलम। ठीक है, आप इसको पूरा बढ़िया से लिखकर पूरा एकदम फॉर्मेट जो है वो आप एकदम परफेक्टली नीट एंड क्लीन आप ये करना। उसके बाद ट्रेडिंग और पीएल में भी आप सेम कर सकते हो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट, आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, ये मेन पार्ट में करना। ठीक है, डोंट गो ऑन वेस्टिंग योर टाइम ऑन डूइंग, मतलब आप नोट जब भी बनाओ तो नोट हमेशा टी फॉर्म में बनाना। इससे क्या होता है कि आपका वर्किंग थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो जाता है। यहाँ पे सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस पेन पेपर मोड नहीं है, जिसके कारण मेरे स्ट्रेट लाइंस में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट ओवरऑल मैं आपको जिस समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको जितनी भी वर्किंग करके बता रहा हूँ वो सारे के सारे टी फॉर्म में करके बता रहा हूँ। ठीक है, बट एग्जाम में आप टी फॉर्म, आप अपना मेन क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आप चाहो तो आप उसको और अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, बट वर्किंग नोट्स जो है वो आप टी फॉर्म में बनाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि भैया इसमें यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट और ये सब लिख के कोई फायदा नहीं है, उसको मेन चाहिए आपका वर्किंग, आपका आप किधर से डिराइव कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 18. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19. हमने क्वेश्चन नंबर 18 अभी कंप्लीट किया, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर मिस्टर राजा अपना बुक्स बनाते हैं ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ऑलराइट, यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट हमें बनाना है, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट फॉर 31 मार्च
2000 तो नहीं दिया गया, 31 मार्च दिया गया है. सो यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग पीरियड अगेन अप्रैल टू मार्च है. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव दैट वी कैन डिड्यूस फ्रॉम द क्वेश्चन. ठीक है, आप लोग इसको कॉपी कर लो, सेकेंड पार्ट भी है. सो प्लीज़ फ्रेम करके अपना स्क्रीन फ्रेम करके आप कॉपी क्वेश्चन जो है वो कॉपी कर सकते हो. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट. ओके, सो आप पॉज करके क्वेश्चन कॉपी कर लेना, उसके बाद देन वील स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. एंड इफ़ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ, यू हैव गॉट माई फुल सपोर्ट. आप खुद से भी क्वेश्चन मैंने आपको पूरा शेयर कर दिया है, आप खुद से कोशिश करो इसको करने की. बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा लेंदी है, बट क्या है कि थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा. पेशेंस इज द की. यहाँ पे इतने जब आपका क्वेश्चन बड़ा होता है ना, तब आपको बनाने में बहुत ही आसानी होती है. एग्जैक्टली जब आप इस क्वेश्चन की वर्किंग करोगे तो पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं. ठीक है, सो बी वेरी पेशेंट विद दिस क्वेश्चन. ठीक है, बिकॉज लंबा क्वेश्चन है, इट इज एक्सपेक्टेड कि कुछ थोड़ा भी ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ आप एंट्रीज जो है वो स्किप कर जाओ. दिस इज क्वाइट पॉसिबल. सो आप पेशेंस रखना. ठीक है, नाउ वी कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. तो हमारे पास में कैपिटल ये ओपनिंग बैलेंस शीट दिया गया है. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें दिया गया कैपिटल, ओवरऑल पूरा बैलेंस शीट का आइटम ही दे दिया है. तो क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, कैपिटल दे दिया गया है. एसेट में भी फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड, दिस इज प्रीपेड इंश्योरेंस, दिस इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. ठीक है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ एन एसेट. एंड कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश बैंक बैलेंस को एक साथ दिया गया है. ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट. ठीक है, अब ट्रांजैक्शन की ओर चलते हैं. तो यहाँ ट्रांजैक्शन दिया गया है कैश सेल्स 1,10,70,000. ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर 22,65,000. पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1,12,60,500. पेड फॉर बिल्स पेबल 12,22,500. सन्ड्री एक्सपेंस पेड 931,050. ड्राइंग्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस 3,60,000. कैश एंड बैंक बैलेंस 190,950. और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है. ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स. बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स 652. डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 54. डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स 42,000. बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर 22,500. डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट 10%. एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अगस्त. ठीक है, अगस्त से पे किया जाता है. हमारा अकाउंटिंग पीरियड है अप्रैल टू मार्च और इसका है अगस्त टू जुलाई. ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा. इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है दिस इज अगस्त टू जुलाई. ओके, क्लोजिंग बैलेंस एज गिवन एज फॉलोज. स्टॉक इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है. डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. राइट, सो a lot of information has been given. ठीक है, lots and lots of information. जनरली हम जब वर्किंग कर रहे थे, कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत ही कम इंफॉर्मेशन होता था और वहाँ से हमको सम्स ड्रॉप करना पड़ता था. बट नाउ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आपको बहुत से इंफॉर्मेशन दे दिए गए हैं. ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हमको यहाँ पे पीएल और बैलेंस शीट बनाना है. ठीक है, दिस इज सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 19. ठीक है, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 19. ना सबसे पहले है बैलेंस शीट. ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000, वो तो मालूम नहीं. ठीक है, ये आप सॉरी ये आपने बैलेंस शीट ड्रॉ किया. इसके बाद एक्चुअली मिस्ड, यहाँ पे पहले ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए था. राइट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया आपका एज ऑन 31 मार्च 2000 नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे हम कर लेते हैं. दिस इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
हमारा सोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज बैलेंस शीट। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च। ओके, सो हमने फॉर्मेट बना लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ आप अगर यदि अपना अटेंशन क्वेश्चन की तरफ डालेंगे तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, वर्किंग नोट्स में वर्किंग नोट्स। ठीक है, वर्किंग नोट्स में आप देखिए आपको निकालना है क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज। इसको छोड़कर ओवरऑल सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और इसके साथ साथ आपको बनाना है कैश और बैंक बैलेंस। ठीक है, कैश और बैंक बैलेंस भी आपको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे डेटर्स का लेजर, डेटर्स अकाउंट। दिस इज नोट नंबर 1। ओके, उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, नोट नंबर 2। ठीक है, ये सेकेंड नोट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स का लेजर बनाएंगे। दिस इज नोट नंबर 3। उसके बाद बनाएंगे बिल्स पेएबल अकाउंट। दिस इज नोट नंबर 4। ठीक है, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4। इसके बाद कैश और बैंक, कैश एंड बैंक। दिस इज नोट नंबर 5। नोट 5। ओके, नाउ इसके साथ साथ आप एक लेजर और बना सकते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की लेजर। ठीक है, ये आप चाहो तो आप वो एडलेस करके भी कर सकते हो, बट आप अगर चाहो तो इट इज़ बेटर कि आप जब वर्किंग आप एक्सटेंसिव कर रहे हो तो इंक्लूड कर ही लो। ठीक है, और फाइनली कैपिटल अकाउंट। दिस इज नोट नंबर 7। Sorry, this is note number 6. This is note number 7. Note number 7. Okay. Alright. Now थोड़ा सा लेंदी था वर्किंग हमारा। ठीक है, बट हमने ओवरऑल वर्किंग अब हमने स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हम सिंपली बैलेंसेस को पुट करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले जो है फर्स्ट हमारा ये होता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमको पुट करना है, उसके बाद विल प्रोसीड फर्दर। तो सबसे पहले हमारा देखिए ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। दिस इज कमिंग अराउंड 4,50,000। ओके, क्रेडिटर्स, चलते हैं पिछले नोट की तरफ। नाउ क्रेडिटर्स में आपका है बाय बैलेंस बीडी, यहां भी आएगा बाय बैलेंस बीडी आपका क्रेडिटर्स का है 8,70,000। ओके, बिल्स पेबल का है 187,500। ओके, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग
67,500. नाउ लाइबिलिटी साइड की आपने बैलेंसेस पुट कर ली है. अब आप एसेट की तरफ चलिए. फिक्स एसेट को लेकर अलग से कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो फिक्स एसेट एज इट इज रहेगा. स्टॉक वो आपका ओपनिंग स्टॉक आ रहा है. ओपनिंग स्टॉक, ओके, ओपनिंग स्टॉक इज 9,15,000. नेक्स्ट, डेटर्स टू बैलेंस BD. डेटर्स है हमारा 2,22,000. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू बैलेंस BD 90,000. ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए अलग से कुछ करना नहीं है. एंड कैश एंड बैंक बैलेंस टू बैलेंस BD. ठीक है, कैश और बैंक बैलेंस है 1,20,000 रुपया. ऑलराइट, अब हमने क्या किया, हमने ओपनिंग बैलेंस तो बैठा दिया. हमने ओपनिंग बैलेंस शीट से जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस मेरे को लेजर में बैठाना था मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब 1 by 1 मैं ट्रांजैक्शंस पुट करूंगा. तो सबसे पहले है कैश सेल्स 1,10,70,000 टू सेल्स 1,10,70,000. ओके, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कैश का है. ठीक है, टू डेटर्स कितना हुआ, 1,12,60,500. सॉरी, 22,65,000. ठीक है, साइमल्टेनियसली हम लेजर में भी पोस्टिंग करेंगे. बाय कैश 22,65,000 ना, 22,65,000. यस, 22,65,000. देन वी हैव पेमेंट टू क्रेडिटर्स. पेमेंट टू क्रेडिटर्स अगेन पहले ही आता तो यहीं पे कर लेते हैं. टू कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना है, 1,12,60,500. 1,12,60,500. यहाँ पे मैं कैश लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप कैश एंड बैंक दोनों लिख सकते हो. ठीक है, बट सिंस ऊपर में लिखा हुआ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन दोनों लिखा हुआ था, आप यहाँ पे कैश एंड बैंक दोनों लिख लेना. इसको मैं चेंज कर देता हूँ, कैश एंड बैंक अकाउंट. ठीक है, 1,12,60,500 पेड फॉर बिल्स पेबल. ठीक है, और यहाँ पे हमने एंट्री करना है बाय क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स 1,12,60,500 बाय बिल्स पेबल. बिल्स पेबल अकाउंट ये है हमारा 12,22,500. ठीक है, यहाँ पे भी हम पुट करेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट 12,22,500. ठीक है, ये हो गया. सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड. सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड बाय एक्सपेंसेस पेड. अब हम पे कर रहे हैं 931,050. अब इसको हम डायरेक्ट PL में लेके नहीं जाएंगे, हम इसको लेकर जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में. टू कैश एंड बैंक 931,050. ठीक है, ड्राइंग्स फॉर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस बाय हरी टू कैश एंड बैंक अकाउंट. दिस इज 3,60,000.
ओके, एंड इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे बाय कैपिटल. दिस इज 3,60,000, राइट? ओके, ये हमने पुट कर दिया. कैश और बैंक बैलेंस एट द एंड इज 190,950. तो यहाँ पे हम बाय बैलेंस CD 190,950 और इसको हम पुट करेंगे बैलेंस शीट में. कैश एंड बैंक 190,950. ओके, डन. ऑलराइट, अब यहाँ से हमको, अब यहाँ पे हम चलते हैं सेकंड टेबल की तरफ. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है सेल के बारे में, लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले इसका ये पुट करेंगे. अब बिल्स का जहाँ तक सवाल आता है, ठीक है ना. अब बिल रिसीवेबल फ्रॉम डेटर ड्यूरिंग द ईयर इज 6,52,500. तो 2 डेटर्स होगा, डेटर्स अकाउंट, मैंने BR अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट. तो BR अकाउंट क्या हो रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना हो रहा है 652,500. और यहाँ पे आएगा बाय बिल्स रिसीवेबल 652,500. ठीक है, हो गया. इसके बाद डिस्काउंट अलाउड बाय डिस्काउंट, डेटर को डिस्काउंट अलाउड हमने किया 54,000. ये आपका बैलेंस शीट आइटम है, ये आपका PL का आइटम है. ठीक है, टू डिस्काउंट ऑन सेल्स 54,000. ओके, वापस आइए. बिल्स रिसीवेबल इन डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स. ओके, अब यहाँ पे हम क्रेडिटर से भी डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं. सो हाँ, टू डिस्काउंट रिसीव इज 42,000. इसको अभी हम PL में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 42,000. ओके, डन. बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर्स 22,500. हमें बिल्स मिला था, लेकिन हमने बिल्स को क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया. ठीक है, बाय क्रेडिटर्स 22,500. ओके, क्रेडिटर्स को हमने इंडोर्स कर दिया था बिल्स बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 22,500. ओके, क्लियर. एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 9,000. अब यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस शीट में देखोगे कि आपका जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम था, ठीक है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो था आपका, वो था 9,000 रुपीज. आपको बनाना था, आपको एक्चुअली 3,000 रुपीज आपका फायर इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस था 3,000 रुपया. ठीक है, और आपने पेमेंट किया है 9,000 रुपीज. ओके, सो 9,000 रुपीज के लिए आपको एक, यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका रिपोर्टिंग पीरियड है अप्रैल से मार्च तक का. ठीक है, अप्रैल से मार्च तक का आपका रिपोर्टिंग पीरियड है. बट आपका जो इंश्योरेंस हो रहा है वो हो रहा है अगस्त टू जुलाई. ठीक है,
तो अप्रैल से लेकर मार्च तक ये आपका बैलेंस शीट, ये आपका ओपनिंग जो था अप्रैल टू अगस्त, तो आपको यहाँ से क्या हो रहा है, अप्रैल टू अगस्त एक हो रहा है, अप्रैल टू जुलाई, सॉरी अप्रैल टू जुलाई हो रहा है एक, जो कि आपका ऑलरेडी पेड है पिछले साल, और दूसरा हो रहा है अगस्त टू मार्च, ठीक है, अप्रैल टू जुलाई एंड अगस्त टू मार्च। ना अगस्त टू मार्च कितना महीना हो रहा है, अप्रैल टू जुलाई, दिस इज कमिंग अराउंड 4 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई, या 4 मंथ्स, ये 4 महीना हो रहा है, ये 8 महीना का हो रहा है, टोटल आपका 12 मंथ्स का इंश्योरेंस हो रहा है। तो आपको इसको ब्रेक करना है, ठीक है, आपको इसको ब्रेक करना है। अप्रैल टू अगस्त हमको मालूम है, अप्रैल टू अगस्त जो है वो 3000 है, ठीक है, अप्रैल टू अगस्त इज 3000 और अगस्त टू जुलाई इज 9000। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू कितना है, ठीक है। तो अगर अप्रैल से ये हमारा था 3000 रुपया, ठीक है, ये तो ऑलरेडी था। जुलाई से अगर मैंने एक साल का मैं पूरा फिगर देता हूँ 9000, तो मंथली मेरा कितना हो रहा है, इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे, ठीक है, 9000 को डिवाइड बाय 12 करेंगे तो कितना हो रहा है, 750 पर मंथ, 750 रुपया एक महीना का हो रहा है। तो 8 महीने का कितना होगा, 750 इंटू 8, दिस इज कमिंग अराउंड 6000, ठीक है। तो मेरा साल भर का खर्चा कितना हो रहा है, 9000 हो रहा है, और कैरी फॉरवर्ड कितना हो रहा है, 9000 माइनस 6000, तो कैरी फॉरवर्ड हमारा हो रहा है 3000, ठीक है। समझिए इस बात को, अप्रैल से लेकर मार्च तक, ठीक है, मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, और अगस्त से लेकर जुलाई तक ये मेरा इंश्योरेंस का टर्म है, ठीक है, इंश्योरेंस का कवर पीरियड है। तो अप्रैल में मेरा आउटस्टैंडिंग, मैंने ऑलरेडी पेमेंट, मेरा रिसीवल खड़ा था 3000 रुपया, ठीक है ना। सो 3000 आपका इंश्योरेंस कितना आ रहा है, 750 रुपीज पर मंथ, 9000 जो पेमेंट किया डिवाइड बाय 12, सो 3000 का क्या हो रहा है मेरा, 3000 इज बेसिकली, आप इसको 3000 को 750 से डिवाइड करोगे तो आपको 4 मंथ्स मिलेगा, ठीक है। यहां पे आ रहा है 750 इंटू 4, ये आपका 3000 जो कि ऑलरेडी आपने पे कर चुका था, पे कर लिया था, ठीक है ना। और इस साल जो आपने पे किया था उसमें से 6000, इस साल जो आपने पे किया था प्रीमियम, जो 9000 रुपीज आपने पे किया था, वो अगस्त टू मार्च आपने किया था, एक उसको बाइफरकेट कर देते हैं, और दूसरा अप्रैल टू जुलाई नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस शीट में आएगा, ये आपका पीएल में आएगा, ठीक है ना, ये आपका पीएल में आएगा, ये आपका बैलेंस शीट में आएगा। तो आप अप्रैल टू मार्च आप सिंपली कैलकुलेट कर लो, तो दिए आएगा आपका 6000 रुपया, 750 रुपया पर मंथ इंटू 8 मंथ्स, और ये आएगा 3000 रुपया, ठीक है। तो आप इसको यहां पे फिगर पुट करोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, ₹3000, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो आपका 3000 रुपया आ गया, राइट। सिंस अब इसकी एंट्री हम सिर्फ यहाँ पे ही करेंगे, इसकी एंट्री और कहीं हम नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी ये टोटल एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है, ठीक है ना। आप अगर देखोगे कि आपका टेबल में जो पेमेंट वाला जो फर्स्ट टेबल था, फर्स्ट टेबल में देखोगे कि आपको सारे एक्सपेंसेस आपने ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर लिए हैं, ठीक है ना, सारे एक्सपेंसेस आपने यहाँ अकाउंट फॉर कर लिए हैं, जितना भी मैंने पेमेंट किया है ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पे अकाउंट फॉर कर चुके हैं। सो इसीलिए आपको अलग से प्रीपेड एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अलग से प्रीपेड एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ऑलराइट। सो ये हो गया हमारा
फर्स्ट पार्ट का ये अब हमको बैठाना है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब हम बैठाएंगे क्लोजिंग बैलेंस बाय क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है 9,75,000। ओके, यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 9,75,000। नाउ डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ दिया गया है? नहीं, डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। एक सेकेंड, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड नहीं दिया हुआ था। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट 10%, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन दिया गया फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट हमारा कितना था? फिक्स एसेट था हमारा 2,25,000, ठीक है। 2,25,000 था। इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, 10% के हिसाब से, तो 22,500 ये आया। तो आपका फाइनल फिगर आ गया 2,02,500। यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका, ठीक है, टू डेप्रिसिएशन 22,500। ओके, क्लियर है? डेप्रिसिएशन का फिगर आपको आ गया। आपने क्लोजिंग स्टॉक बैठा लिया, क्लोजिंग स्टॉक आपने इधर भी बैठा लिया। एंड देन हमारा है डेटर्स स्टॉक आपने बैठा लिया। डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 2,28,000, ठीक है। डेटर्स का हम यहाँ पे बैठाएंगे बाय बैलेंस सीडी, 2,28,000। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका टू सेल्स। ओके, बिल्स इसके बाद डेटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल के लिए हम यहाँ बैठाएंगे बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस हमारा कितना है बिल्स रिसीवेबल का? 2,10,000, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल हम बैलेंस शीट में भी पोस्ट करेंगे। बिल्स रिसीवेबल हमारा कितना है? 2,10,000, यस। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट बिल्स पेबल बिल्स पेबल भी 2,10,000 है, तो हम यहाँ पे पहले पुट कर लेते हैं बिल्स पेबल 2,10,000। क्रेडिटर्स भी पुट कर लेते हैं एक बार में। क्रेडिटर्स हमारा जो है ये फिगर नहीं दिया गया है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया गया है 7,500। क्रेडिटर्स का फिगर हमको निकालना है, तो हम चलते हैं यहाँ पर, और क्रेडिटर्स का फिगर हमको निकालना है। टू बैलेंस शीट बेसिकली हमको निकालना है, क्रेडिटर्स का फिगर नहीं दिया हुआ ना। ओके, क्रेडिटर्स का फिगर गाइस हम लोग को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। बिल्स पेबल का किया गया है, तो बिल्स पेबल का हम कर देते हैं टू बैलेंस शीट। दिस इज ऑल्सो 2,10,000, राइट। ओके, फिनिश्ड। नेक्स्ट इज हमने बैलेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हमें बैलेंस बैठाना है, तो यहाँ पे हो गया टू बैलेंस सीडी 7,500, ठीक है। यहाँ पे आपका आप एक्सपेंसेस में आप प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पे आप लेस भी कर सकते हो। प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए कर सकते हो। और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका यहाँ भी
या फिर इसको इस तरीके से नहीं करके आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आप प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं लिखो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल हमने पोस्टिंग तो सारा कर लिया है। अब हमको बस खाली बैलेंसिंग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंस से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो 931,050 प्लस 7,500, 931,050 प्लस 7,500 माइनस 67,500, तो ये आ रहा है 8,71,050। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल आ रहा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। ठीक है, दिस इज कमिंग अराउंड 8 ठीक है, ये हो रहा है टोटल 930। यहाँ पे टोटल आपको लिख देना होगा 938,550, 938,550। ओके, ये हमने लिख दिया। अब इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ले जाएंगे टू एक्सपेंसेस 938 सॉरी 871,050, राइट, 871,050, 871,050, ये हमने एक्सपेंसेस कवर कर लिया। अब बिल्स रिसीव, अब इसके टोटल करेंगे हम, सेल्स निकालेंगे। ठीक है ना, सो डेटर्स का हमारा टोटल कितना हो रहा है? डेटर्स का हमारा टोटल हो रहा है इसका टोटल हो रहा है 31,99,500। ठीक है, 31,99,500। और हमारा ओपनिंग बैलेंस अगर यदि आप इसको लेस करोगे, 2,22,000 से लेस करोगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर ये आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है, दिस इज 31,99,500। तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 29,77,500। ये आपका क्रेडिट सेल हो गया। ठीक है, ये आपका क्रेडिट सेल हो गया। तो आप इसको यहाँ पे पुट करोगे बाई सेल्स, राइट, बाई सेल्स। तो गाइज कैश सेल्स आपका कितना था? आपका कैश सेल्स था 1,10,70,000। ठीक है, 1,10,70,000 था आपका कैश सेल्स। और क्रेडिट सेल्स आपने फाइंड आउट किया 29,77,500। ठीक है, तो आपका सेल्स हो गया, आपका सेल्स हो गया 1,40,47,500। ठीक है, ये आपका सेल्स हो गया। टू परचेस टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना था? ग्रॉस प्रॉफिट था 10% ऑफ सेल्स, 10% ऑफ सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 14,04,750, 14,04,750। बस यहाँ से आपको एक जीरो हटा देना है तो ये आपका फिगर आ जाएगा। ठीक है, सो ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल गया। ऑलराइट, अभी हम मेन पोर्शन में टोटलिंग नहीं करेंगे, पहले वर्किंग सारा कर लेते हैं। ठीक है ना, नाउ बिल्स रिसीवेबल को आप ये करोगे, बैलेंस करोगे, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में कितना आ रहा है? 7,42,000। ऊपर कर देता हूँ, ये आ रहा है 7,42,500। ठीक है,
यहाँ भी आएगा 7,42,500। अब गाइज यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो ये होगा कैश एंड बैंक, बिकॉज बाद बाकी तो आपको पैसा रिसीव हुआ होगा ना। तो ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर। बिल्स रिसीवेबल से हमेशा याद रखें कि आपने तो बिल्स उनसे लिया था, तो बिल्स का तो पेमेंट आपको मिला होगा। आप अगर याद करिए कि क्वेश्चन नंबर 13 में या 14 में मैंने आपको बिल्स का तीनों क्राइटेरिया बताया था। सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया तो ये था कि ये बिजनेस में रिटेन करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया था जो ये इंडोर्स कर देते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। डिस्काउंटिंग का यहाँ पे एंट्री नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो आप इसको सिंपली आप सब्ट्रैक्ट करो एंड आपका जो बैंक और कैश का ये फिगर आना चाहिए, ये आना चाहिए 5,10,000 रुपया। ठीक है, इसको हम पोस्ट करेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 5,10,000 रुपया। ओके, बिल्स पेबल ऑलरेडी हमने कर दिया है। ठीक है, हमने बिल्स पेबल ऑलरेडी कर दिया है। इसकी बैलेंसिंग करेंगी बाय क्रेडिटर्स। बाय क्रेडिटर्स, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा। बिल्स पेबल को हम बैलेंस करेंगे, तो बिल्स पेबल आ रहा है हमारा, टोटल आ रहा है यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 14,32,500। ठीक है, यहाँ भी आएगा 14,32,500 और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है और ये आ रहा है 12,45,000। ओके, सो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा स्पेस बनाना होगा। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ बिल्स पेबल कितना आ रहा है, 12,45,000। ओके, क्लोजिंग बैलेंस हमें मालूम नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं क्रेडिटर्स को। ठीक है ना, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विथ आवर नोट्स। तो अभी आपका कैश में इसको टोटल करेंगे और ये टोटल मेरा मैच करना चाहिए, बिकॉज इसको छोड़कर और अलग से हमें कहीं भी एंट्रीज पास ऑन नहीं करनी है। ठीक है, ये आपका कंट्रोल अकाउंट है। ये कैश और बैंक जो है ये आपका कंट्रोल अकाउंट है। ठीक है, बिकॉज ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिया गया है, सारे ट्रांजैक्शंस आपने पुट कर लिए हैं। ये आपका टोटल मैच करना चाहिए। ये आपका कंट्रोल अकाउंट है। अगर यहाँ मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। तो आप देखेंगे कि इसका टोटल कितना आ रहा है। इसका टोटल मेरे हिसाब से आना चाहिए था 1,39,65,000। ठीक है, और इस तरफ भी आना चाहिए था 139। ठीक है, ये हमारा मैच हो गया। सो फार हम लोग ये अगर जी मेरा टैली हो जाता है तो सो फार सो गुड, वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप बी आर जब दे रहे हो तो यहाँ नोट नंबर 2 दे दो। ठीक है, इजी रहेगा। ऑलराइट, अब हम क्रेडिटर्स की तरफ आते हैं। दिस इज बीपी, आप यहाँ पे लिख सकते हो नोट नंबर 4। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर और यहाँ से आ गया नोट नंबर 2। राइट, दिस इज नोट नंबर 2, नोट नंबर 3। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। आपने बैलेंस शीट में भी पोस्टिंग कर ली है। आपका क्रेडिटर्स का फिगर आपके पास नहीं है, आपका टू नेट प्रॉफिट आप लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे आप टोटलिंग करो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 14,04,750 रुपया। अब यहाँ आप इसकी टोटलिंग करो, ट्रेडिंग अकाउंट की टोटलिंग करो। दिस इज कमिंग अराउंड 1,50,22,500। ठीक है, 1,50,22,500। यहाँ भी सेम आएगा 1,50,22,500। और परचेज जो है वो आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा 1,27,02,750। ओके, ये आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा।
ओके, और ये फिगर आप पुट करोगे क्रेडिटर्स में, बाई परचेज 1,27,02,750। ठीक है, अब इसकी टोटलिंग करोगे आप तो आपका फिगर आएगा 1,35,72,750, 1,35,72,750। ठीक है, सेम ईयर 1,35,72,750। अब आप इसमें से लेस करो 1,12,60,500, 42,500, 22,500, 12,45,000। दिस इज कमिंग अराउंड 10,02,750। ठीक है, इसको आप ले जाओ बैलेंस शीट में। दिस इज 10,02,750। दिस इज नोट नंबर 3। ठीक है, नाउ अब आप सिंपली प्रॉफिट अपना कैलकुलेट कर सकते हो, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। इसका यहाँ पे टोटल आ रहा है 1446,750, 1446,750। यहाँ भी आ रहा है 1446,750। यहाँ पर आप इसे लेस करो 871,050, 54,000, 22,500। सो बैलेंसिंग फिगर, ये भी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है 499,200। ठीक है, ये आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है, और इसको आप कैपिटल अकाउंट में ले जाओ बाय पीएल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 499,200। सॉरी, आ रहा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर नहीं है, सॉरी। प्रॉफिट आ रहा है 499,200। ओके, सो अब हम टोटलिंग करेंगे। यहाँ पे आएगा हमारा टू बैलेंस सीडी। ओके, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। तो हमारा टोटल आ रहा है यहाँ पे 949,200। अब इसको बैलेंस करेंगे और हमारा टोटल आ रहा है 5,89,200। ओके, सो अब हम इसको बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे। ये हमारा फाइनल फिगर है, कैपिटल। दिस इज नोट नंबर 7, 5,89,200। ओके, अब हम यहाँ टोटल करेंगे। सो हमारा टोटल आना चाहिए 18,09,450। एसेट साइड भी टोटल करेंगे 18,09,450, एंड दिस इज माय आंसर।